हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आने वाले हैं जनरेशन 3001 का कंप्लीट रिवीजन। तो इस पूरी क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ उन सब के थ्योरी और आपके पेपर में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये जो क्लास रहेगी लगभग 1 से डेढ़ घंटे की रहने वाली है। मैं इतना वादा करता हूँ भी, जब आप लास्ट तक इस क्लास में बने रहोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। आप सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आने वाले हैं, किसी को बैक लगने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस वाली क्लास को आपको 1 से 2 बार देखना है। इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, सारी बातें हम एंड में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले पावर सिस्टम के बारे में। देखो, थोड़ा-सा हम इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। देखिए, पावर सिस्टम जो होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने घर से निकले, जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है? जैसे आप यहाँ से घर से निकले, तो घर के बाहर आप देखते हो बहुत सारे टावर लगे हुए हैं अभी, ऐसा वायर बिछे हुए हैं, ऐसी वायर बड़े-बड़े टावर लगे हुए हैं, कहीं पे पावर से जनरेटिंग स्टेशन लगा हुआ है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर आपको दिखते हैं। ये सारे जाल को ही हम क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम। तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, वायर वगैरह लग रहे हैं, खंभे वगैरह गड़े जा रहे हैं, हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सभी पार्ट्स आपके पावर सिस्टम के ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी कि पावर सिस्टम में जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले आपकी सप्लाई बनेगी भी, सप्लाई बनेगी, उसे हम बोलते हैं जनरेशन। क्या बोलते हैं? जनरेशन। जहाँ पे आपकी सप्लाई बनेगी उसे बोलते हैं जनरेशन। उसके बाद सप्लाई बन गई, उसको बड़े-बड़े टावर के साथ उसको भेजा जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। उसके बाद क्या होता है, आपके घरों में सप्लाई पहुँच जाती है। आपके घरों में क्या पहुँच जाती है? सप्लाई पहुँच जाती है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आप क्या करते हो, जो सप्लाई पहुँचती है उसका उपयोग कर लेते हो, तो उसे बोलते हैं यूटिलाइजेशन। उपयोग कर लिया आपने उसका। उसके बाद हमारा आता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसके अंतर्गत क्या आता है, हम एमसीबी वगैरह लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। इसके बाद हम क्या देते हैं भाई, उसके पैसे क्या देते हैं, पैसे। तो वो बन जाता है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। अब इन सारी बातों को हम करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कोटा में आपकी सप्लाई बनी, कोटा से कोटा से कहाँ बनी, सप्लाई बनी। अब मान लेते हैं आपके शहर, जो भी आपका गांव है, जैसे आपका शहर है, मान लेते हैं अलवर आपका कोई शहर है। अब कोटा में सप्लाई बनी और कोटा से कहाँ पे आ गई, अलवर में। कहाँ पे आ गई, अलवर में। अब अलवर में आने के बाद अलवर में एक जनरेटिंग स्टेशन होगा, जीएसएस जिसे आप बोलते हो, ग्रिड सब स्टेशन। तो कोटा से जो सप्लाई बनी उसको आप अलवर तक लेके आए, उसे तो क्या बोल दिया, ट्रांसमिशन। क्या बोल दिया, ट्रांसमिशन। और जो यहाँ पे सप्लाई बनी उसे हमने क्या बोला है, जनरेशन। क्या बोला है, जनरेशन। अब अलवर में पहुंचने के बाद मान लो अलवर में बहुत सारे गांव हैं, उनमें सप्लाई जानी है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाँव में सप्लाई आपकी चलेगी, आप अपने घरों में यूज कर लिया, उसे बोलते हैं यूटिलाइजेशन, उपयोग कर लिया। जस्ट उसी के बाद हमारा आता है अभी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। कौन सा आता है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, स्विच वगैरह का उपयोग करते हैं। आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कर लिया, अब आपको भी जो आपने सप्लाई यूज की है उसके क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इसी से सब्जेक्ट बन जाता है आपका एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। देखिए, आप जो जनरेशन वाला पार्ट पढ़ोगे, ये आप पढ़ते हो थर्ड सेमेस्टर में। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ते हो, वो पढ़ते हो आप फोर्थ सेमेस्टर में। इसके बाद जो यूटिलाइजेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आता है, ये हम पढ़ते हैं अभी फिफ्थ सेमेस्टर में। इसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, कई जगह तो भाई ये फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएगा, कई जगह ये सिक्स सेमेस्टर में आने वाला है। तो इस प्रकार के पूरा मिला के आपका जो पावर सिस्टम हम पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में, इन सभी बुकों को हमें पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग ये सारी बुक एक ही होती है, ये सभी पार्ट किसका होती है, पावर सिस्टम का पार्ट होती है। अब अगर हम बात करें जनरेशन, देखो जो जनरेशन होता है वो याद रखना भी कितने केवी पे होता है, 11 केवी पर। कितने केवी पर होता है, ओनली याद रखना 11 केवी पर होता है। बहुत कम जगह होता है जहाँ पे 13.2 केवी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा होता है वो 11 केवी पे होता है। बात करते हैं ट्रांसमिशन, आपसे बोल देगा कि ट्रांसमिशन हमेशा किया जाएगा हाई वोल्टेज पर। किस पर करेंगे भी, हाई वोल्टेज पर। अब ये हाई वोल्टेज पर क्यों क्यों करते हैं, अगले सेमेस्टर में जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सारी बातें हम करने वाले हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें, देखो आपकी जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है वो 33 केवी हो सकती है, 66 हो सकती है, 132 हो सकती है, 220 हो सकती है, 400 हो सकती है, 765 हो सकती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम 3 फेज 4 वायर में करते हैं। क्यों करते हैं सारे रीजन अगले साल आपको पता लग जाएंगे सारी चीजें। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन, आपके पास हो गया स्विच ग्रिड प्रोटेक्शन, आपने प्रोटेक्शन कर ली और आपने उसका रुपए दे दिया, तो ये सारी आपकी पावर सिस्टम कंप्लीट हो चुका। अब हमारा जो पार्ट है, हमें अब की साल में जो पढ़ना है वो हमारा पार्ट है जनरेशन। तो अब की बार हम क्या करेंगे, ओनली सप्लाई बनाएंगे, अभी भेजेंगे नहीं, ना ही उपयोग करेंगे, ना ही उसको फैलाएंगे। अभी हमें ओनली क्या देखना है, जनरेशन। तो देखिए जनरेशन जो करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। जनरेशन जो आपकी होती है वो दो तरीके से होती है, सप्लाई जो बनती है वो दो तरीके से बनती है। पहला तरीका क्या है आपके पास, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, और एक होता है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स। कन्वेक्शनल का मतलब जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, परंपरागत तरीके से आप इनका उपयोग करते आ रहे हो। जैसे कि मैं बोलूं, देखो थर्मल मतलब कोयला, हाइड्रो मतलब पानी, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, ठीक है, न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, ठीक है। और डीजल और पेट्रोल, ये जितने भी हैं बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, आपने सुना ही होगा भी, लंबे समय से कोयले का उपयोग किया जा रहा है, पानी का भी उपयोग किया जा रहा है। अगर हम कोयले से पानी बनाते हैं, वो कोयले से पानी नहीं भी, कोयले से सप्लाई बनाते हैं। कोयले से क्या बनाते हैं, सप्लाई बनाते हैं। कोयले से क्या बनाते हैं, सप्लाई, तो उसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। पानी से सप्लाई बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। न्यूक्लियर अभिक्रिया करवा के पावर प्लांट सप्लाई बनाते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। डीजल से बनाते हैं, आपके पास डीजल पावर प्लांट। और पेट्रोल जो होगा वो कौन सा होगा, पेट्रोल पावर प्लांट। अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये कैसे होते हैं, कन्वेक्शनल होते हैं, परंपरागत होते हैं, पहले से ही हम उपयोग करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें भी, देखो ये वाले की, जैसे कि ये वाले हैं आपके पास हो गया सोलर, विंड, टाइडियल, बायोमास, जियोथर्मल। देखो सोलर, विंड, टाइडल, इनके बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन आपने बायोमास का नाम सुना नहीं होगा अभी, ठीक है। और आपने जियोथर्मल, जियोथर्मल क्या होता है, पृथ्वी के अंतर्गत अगर आप गहराई में जाते हैं तो वहां पे जो हीट होती है उसका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, सप्लाई बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल। तो देखिए सोलर अभी आपने सुना हो कुछ ही सालों में आपके क्रेज में आया है, अभी इसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये परंपरागत थोड़ा ना, अभी पहले से थोड़ा ना यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो होता है, ये होता है अपरंपरागत नॉन कन्वेक्शनल, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है सबके। जैसे विंड अभी यूज की जाने वाले की जा रही है अभी, पहले से यूज नहीं की जा रही थी। टाइडियल हो गया, बायोमास होगा, जियोथर्मल। देखो जो पहले से चले आ रहे हैं उसे बोलते हैं परंपरागत, जो पहले से नहीं चले आ रहे अभी जिनका उद्गम हुआ है, जो अभी उत्पन्न हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरंपरागत। तो इनके अकॉर्डिंग आपकी बुकों को दो भागों में बांटा गया है अभी जनरेशन करने वाले को, इसका नाम दे दिया 3001 और इसका नाम दे दिया 3005। तो आज की हमारी इस क्लास में हम ओनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 3001 के बारे में। जब 3005 का नंबर आएगा तो हम 3005 को भी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3001 का ओनली कन्वेक्शनल। इसमें हम पढ़ेंगे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल और पेट्रोल। लेकिन वही अगर हम बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो तीन ही है भी, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। इनसे बहुत ही कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो देखिए भी करते हैं स्टार्ट। अब उससे पहले हमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए भी। देखो दो प्रकार के पावर प्लांट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के पावर। तो दो प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, एक होता है हमारे पास बेस लोड पावर प्लांट, एक होता है पीक लोड पावर प्लांट। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, मान लेते हैं आपके भी नॉर्मल डे, जैसे सर्दियों वगैरह को दिन चल रहा है हमारे पास, तो मान लेते हैं ऐसे कुछ ग्राफ आता है। देखो ये मान लेते हैं, ये टाइम और ये है पावर। पावर किलोवाट में लिखते हैं और ये समय होता है हावर में। किस में होता है, हावर में। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें जो पावर की डिमांड हो रही है, लगभग अगर हम बात करें पूरे दिन में लगभग एवरेज हो रही है। मान लेते हैं हमें जो पावर की डिमांड है, मान लेते हैं 30 किलोवाट पावर की डिमांड है। कितने किलोवाट की, 30 किलोवाट पावर की हमें डिमांड है। अब हुआ क्या अभी, किसी दोस्त के घर में आ गई शादी, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। तो जैसे शादियों का सीजन चलेगा, मान लेते हैं जैसे शादी वगैरह का सीजन चलेगा, किसी का मान लो कुछ फंक्शन है, छोटे मोटे बर्थडे पार्टी है, तो वहां पे देखना भी आपको लाइटिंग की ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है।
मतलब जो आपकी डिमांड है वो बढ़ने वाली है। डिमांड अगर बढ़ेगी मतलब हमें डिमांड बढ़ा दी गई, डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। इस बढ़ी हुई डिमांड को ही हम बोलते हैं पीक लोड। क्या बोलते हैं, पीक लोड। अब देखो जो पीक लोड होता है ना, ये कभी कभी आता है, शादी रोज थोड़ा ना होती है भी कि किसी की शादी रोज हो रही है भी, ऐसा थोड़ा ना होता है। कभी कभी शादी होती है, कभी कभी बर्थडे पार्टी आती है। ये तो फर्जी वाले होते हैं भी कि एक गिफ्ट के चक्कर में अपना बर्थडे 2 या 3 बार मना लेते हैं, वो खतरनाक खिलाड़ी होते हैं। तो देखो, हमारे पास क्या होती है, बर्थडे पार्टी वगैरह रोज़-रोज़ तो आती नहीं भी, कभी-कभी होती है। तो आपका जो पीक डिमांड होता है, डीजे वगैरह बजेंगे, सोच लो भी, डीजे वगैरह बजेंगे, रोज़ थोड़ा ना बजते हैं। शादी वगैरह में बजते हैं या फिर बर्थडे पार्टी वगैरह में बजते हैं। अब डीजे वगैरह बजाओगे तो आपको भी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, लाइटिंग वगैरह करवाओगे तो वहाँ भी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो उस समय क्या होगा, आपका पावर का जो पावर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर पावर की डिमांड आपकी बढ़ी, तो आपने क्या किया, आप जैसे शादी वगैरह में क्या लेके आते हो, जनरेटर लेके आते हो, जैसे ट्रैक्टर लेके आते हो, जैसे देखा हो तो भी ट्रैक्टर ऐसा कुछ होता है। ट्रैक्टर के पीछे एक छोटा सा जुगाड़ लगा होता है ऐसे कुछ, ठीक है, जो ये घूमता है, सप्लाई बनाता है, वो डीजल से चलता है। कैसे चलता है, डीजल से चलता है। तो देखिए, इस प्रकार के लोड जो एकदम से बढ़े, एकदम से बढ़ जाए, आपके मैक्सिमम डिमांड तक पहुंच जाए, देखो ये वाला जो लोड रहेगा, इसे ही बोलते हैं पीक लोड। क्या बोलते हैं, पीक लोड। अब दो प्रकार के आपके पास वो होते हैं भी, पावर प्लांट होते हैं, जो बेस लोड को सप्लाई दें और पीक लोड को। देखो बेस लोड में आपके ये आते हैं भी, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, बेस लोड पावर प्लांट में आते हैं। लेकिन बात करूं मैं पीक लोड की, देखो जैसे मान लो शादी वगैरह होती है, तो आप क्या करते हो, जनरेटर लेके आते हो, अल्टरनेटर लेके आते हो। तो ट्रैक्टर जो आता है, ट्रैक्टर से पेट्रोल डालते हो भी, डीजल डालते हो, इसमें डलने पर ये घूमता है, घूमने के बाद हमें क्या देता है, अभी सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। तुरंत देता है, नहीं देता। तो तुरंत सप्लाई, ऐसे मान लो जो तुरंत सप्लाई दे उन्हें बोलते हैं पीक लोड पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, पीक लोड पावर प्लांट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, डीजल हो सकता है, आपका पेट्रोल हो सकता है। लेकिन जो बेस लोड वाले हैं, इनमें थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, बेस लोड के। लेकिन जो पीक लोड के में ऐसे सोच सकते हो जहाँ पे हमें तुरंत सप्लाई चाहिए, तो उन डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो पावर प्लांट यूज किए जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीक लोड पावर प्लांट। तो देखिए, तो बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट में मैंने बता दिया अभी। अब बेस लोड कौन सा होता है, पीक लोड कौन सा। अब देखिए, बेस लोड पावर प्लांट में लगभग जो आपका लोड होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी मैंने बताया था, अभी ग्राफ में भी कुछ ऐसा ऐसा आएगा बस आपका। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल, तो आपको याद रखने हैं, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया और टाइडल हो गया। आपके पेपर में सीधा आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ही साल 2023 का, कि बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट को समझाइए। शायद 4 नंबर में आया था, 8 नंबर में, लेकिन आया जरूर था। अब बात करते हैं पीक लोड पावर प्लांट। तो देखो, जो पीक लोड को पूरा करें उसे क्या बोलते हैं, पीक लोड पावर प्लांट। इसमें मैंने बता दिया भी आपको, डीजल याद रखना है, पेट्रोल याद रखना है, और पंप स्टोरेज पावर प्लांट भी आपको याद रखना है। तीन तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए भी। तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। देखो दो को तो ऐसे याद रख सकते हो, पीपीआर है, दोनों में पीपीआर है, ठीक है। पीपीआर है मतलब पीक लोड, कैसा आ रहा है, पीक लोड। और डीजल और याद रख लेना, पीपी मतलब पेट्रोल और पंप स्टोरेज पावर प्लांट, और डीजल, इनको याद रख सकते हो पीक लोड पावर प्लांट से। और वैसे मैंने आपको समझा दिया कि तुरंत आपको सप्लाई चाहिए तो आप डीजे लेके आओगे। डीजे किससे चलता है, पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप सारी बातें। अब हम बात करने वाले हैं भी, हमारा फर्स्ट चैप्टर, थर्मल पावर प्लांट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला ही, आपको देखो थर्मल पावर प्लांट लगाना है। क्या लगाना है अभी, थर्मल पावर प्लांट लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमें जगह का चुनाव करना पड़ेगा, स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। देखो आप इनको अपने खुद से भी आप इनको लिख सकते हो। जैसे कि बात करूं मैं, थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले आप देखोगे भी कि ऐसे स्थान पे लगाएं भी। थर्मल का मतलब क्या होता है, कोयले से। तो इस जगह लगाए जहां पे हमें कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो कोयले की जो खान वगैरह होती है, माइंस वगैरह होती है, उनके पास लगाए।
सेकंड पॉइंट क्या याद रख सकते हो, जहाँ पे पानी हो, भाई पानी भी तो चाहिएगा, हमें पानी होना चाहिए, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एक भाई ऐसा नहीं भी कि आप थर्मल पावर प्लांट को लगा दो किसी शहर में, अब शहर में लगाओगे तो उसमें कोयला जलेगा, पोल्यूशन क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसे स्थान पे भी नहीं लगाना। एक भी आपको मजदूर वहाँ पे क्या चाहिए, सस्ते चाहिए, भी कोयले को कैरी करने के लिए आपको मजदूर क्या चाहिए, सस्ते चाहिए। और एक भाई मान लो कोयला आप लेके आओगे तो आपको रास्ता भी चाहिएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या हो, इजी हो। आप भाई इनको जंगलों में लगा सकते हो, ऐसा नहीं घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगा दोगे भी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने होते हैं। देखो सेम ऐसा ही मैंने आपको सारी बातें ये लिखवा दी है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सारे आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से एक दो बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने बता दिया, भाई धुएं वगैरह का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, घनी आबादी से दूर लगाना चाहिए, ठीक है। बस ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट को लगाना है तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्या याद रखना आपको, लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो अब इसको भी हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो सारी चीजें मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए एक एक चीज के बारे में समझ लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, देखिए आपको जब भी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। क्या याद रखना आपको कि डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपको 4 या 5 नंबर आपको फिक्स मिल ही जाएंगे। और आने वाला क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, तो आप सभी को ये अच्छे से याद करके जाना है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट का लेआउट करने से पहले मैं सारी चीजें अपन एक क्लियर करते हैं। ऐसे सोच के देखो, सबसे पहले क्या आएगा आपका, कोयला आएगा। क्या आएगा अभी, कोयला। मतलब क्या है, कोयले को आप क्या कर लोगे, स्टोरेज। देखो बनाने के लिए क्या क्या, क्या बनाओगे, पहला जो आप बॉक्स बनाओगे उसमें लिखोगे कोल स्टोरेज, जहां पे कोयले को इकट्ठा किया जाता है। अब उसके बाद सेकंड आता है कोल हैंडलिंग पावर प्लांट। कोल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, कोयले को आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप कहाँ पे लेके आते हो, बॉयलर के पास लेके आते हो। कहाँ लेके आओगे, बॉयलर। क्या होता है, कोयले को आपने स्टोर कर लिया, कोयले को आप लेके आए, उसे क्या बोलते हैं, कोल हैंडलिंग पावर प्लांट। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बॉयलर में आप लेके आए। अब बॉयलर में क्या है भी, पानी भरा हुआ है। अभी ये मत सोचना भी कि कैसे भरा हुआ है, आप इतना सोचो कि बॉयलर आएगा, बॉयलर में क्या भरा होगा, पानी। क्या भरा होगा, पानी। इसमें क्या बनेगी, स्टीम। क्या बनेगी, स्टीम। क्या बनेगी भी, इसमें स्टीम बनेगी। क्या बनेगी, स्टीम। अब इस स्टीम में क्या होगी, नमी होगी। उस नमी को दूर करने के लिए हम उपयोग करेंगे सुपर हीटर का। किसका उपयोग कर लेंगे, सुपर हीटर का उपयोग कर लेंगे। अब देखो आपके पास जो नमी थी आपने गायब कर दी, अब आपको जो स्टीम मिली, प्योर स्टीम मिली, सूखी स्टीम मिली, उसको आप किससे टकराओगे भी, टरबाइन से। किससे टकराओगे, टरबाइन से। देखो टरबाइन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है टरबाइन, ऐसा कुछ टरबाइन होता है आपका। समझना भी सारी चीजें, ऐसा क्या होता है टरबाइन। अब इसमें होगा क्या, आप क्या करोगे, ऐसा जब टरबाइन होता है तो यहां से आप लेके आते हो भी हाई प्रेशर की स्टीम। जैसे इस हाई प्रेशर की स्टीम को लेके आओगे, ये क्या करेगा, घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट। ऐसे घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा, मतलब क्या बन जाएगी, मैकेनिकल पावर। क्या बन जाएगी, मैकेनिकल पावर। और आपको मैंने बता रखा है भी कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कौन करता है, जनरेटर। कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर करता है। तो आपको मैकेनिकल पावर आपने दी, अब से क्या बना दी भी, इलेक्ट्रिकल पावर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और हमें यही तो सप्लाई बनानी थी भी। सिंपल इजी, सबसे इजी डायग्राम यही मेरे को लगता है भी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप कोयला लेके आओगे। क्या लेके आओगे, कोयला। कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे, उसे ही क्या बोल दोगे, कोल हैंडलिंग। और कोल हैंडलिंग से आप कोयले को कहाँ पहुंचा दोगे, बॉयलर में। बॉयलर में जलेगा, जलने के बाद क्या बनाएगी, स्टीम। पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगी। उस स्टीम को कहाँ देंगे, सुपर हीटर में। इसमें जो स्टीम थी उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। इसमें जो नमी थी उसको क्या कर देगा, ये गायब कर देगा। कौन कर देगा, सुपर हीटर। अब सुपर हीटर से आपको प्योर स्टीम मिली, सूखी स्टीम मिली। हाई प्रेशर की स्टीम किस पे देंगे, टरबाइन पे। टरबाइन घूमेगा, मतलब क्या बनाएगा, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर कन्वर्ट कौन कर देगा, इलेक्ट्रिकल में, जनरेटर। क्या कर देगा, कन्वर्ट, जनरेटर में। तो ये सारा आपके पास, देखो ये वाला सीरियल आपको याद रखना है, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए भी, जब कोयला जलेगा तो उसकी बनेगी राख। तो राख को हमने क्या कर दिया, राख। राख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं।
अब जो ये ऐश होगी, इस ऐश को हम क्या कर लेंगे भी, हैंडलिंग कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और कोल्ड स्टोरेज में इसे भेज देंगे, जहाँ से कोल्ड स्टोरेज में आपकी जो राख है वो कहाँ भेज दी जाएगी, बाहर खेतों में डाल दी जाएगी या दूर अपने कहीं दे दी जाएगी, जिसे हम खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया अभी, सबसे पहले हमने क्या किया, कोयला जब जला, कोयला जलने के बाद बॉयलर में इसकी क्या बनी, राख, राख को पहले भेजा हैश के हैंडलिंग में, फिर किस में भेज दिया, ऐश के स्टोरेज में आपने स्टोर कर लिया। तो आपके पास ये सारी बातें होगी। अब देखो होगा क्या, आपका क्या हो रहा था अभी, जैसे मान लेते हैं ये आपकी स्टीम जो आई, यहाँ पे जो आई, ये टकराने, देखो यहाँ पे आई किससे टकराई, टरबाइन से। टरबाइन से टकराने के बाद थोड़े समय बाद क्या हो जाएगी, ठंडी। क्या हो जाएगी, थोड़ी हल्की बहुत क्या होगी, ठंडी। फिर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी, पानी में। तो इसको हम इकट्ठा कहाँ पे कर लेंगे अभी, कंडेंसर में। कहाँ कर लेंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में इकट्ठा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कहाँ दे देंगे, कूलिंग टावर में। क्या करेंगे, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में होता क्या है, ऐसे मान लो, ऐसे एक चिमनी की टाइप में होती है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हमने क्या किया, पानी को गिराया, पानी को गिराने के बाद इसमें क्या थी भाई, गरम गरम पानी था या गरम स्टीम मान लो भी, थोड़ा बहुत जिसमें पानी की मात्रा थी। जैसे अपन यहाँ पे गिरेंगे, इसमें जो स्टीम होगी ऐसे ऐसे बाहर निकलती दिखेगी आपको। देखा हो तभी आपने, थर्मल पावर प्लांट में बड़ी बड़ी ऐसी बहुत सारी कूलिंग टावर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे पास इस पानी को, जो आपके पास देखो स्टीम थी ना भाई ये वाली, तो थोड़ी बहुत गर्म स्टीम थी ये वाली, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पानी में। और कहाँ दे देते हैं भी, रिजर्वर में। कहाँ दे देते हैं, रिजर्वर। मतलब क्या होता है भी, रिजर्वर का मतलब क्या, नदी वगैरह में इसको डाल देते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ भी दोबारा से। आपके पास देखो सबसे पहले आएगा भी कोयला को आप क्या करोगे, स्टोरेज, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करोगे, उसे बोलते हैं कोल हैंडलिंग। कोल हैंडलिंग से आप कहाँ दोगे, बॉयलर में। बॉयलर में क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, उसमें कुछ क्या होती है, नमी होती है, उस नमी को दूर कौन करेगा, सुपर हीटर करेगा। अब इसमें से हमने क्या कर दिया अभी, कहाँ दे दिया इसे, टरबाइन में। टरबाइन घूमेगा, क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। अब ये जो आपकी स्टीम आई टकराएगी, थोड़ी देर बाद ठंडी होगी, तो ठंडी होने के लिए कहाँ भेज देंगे हम इसे, कंडेंसर में। कहाँ भेज देंगे, कंडेंसर में। जो क्या करता है, इसमें जो स्टीम थी उसको पानी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये पानी प्योर ठंडा, पूरा ठंडा नहीं होता है। फिर इस पानी को और भी ज़्यादा ठंडा करने के लिए हमने किस में दे देंगे, कूलिंग टावर में। या आप इसे बोल सकते हो कि स्टीम को जो बची हुई थी उसको हम किस में दे देंगे, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर से कहाँ चला जाएगा, नदी वगैरह में चला जाएगा। अब देखो भी, अब बड़ा बड़ा मस्त खेल होता है। देखो अभी तक हमने इतना देखा कि क्या हो रहा था अभी, कि बॉयलर में आपके पास जब कोयला जलेगा तो दो चीजें निकलेंगी। एक तो निकलेगी स्टीम, तो स्टीम तो हमने यहाँ देख ली, लेकिन उसमें धुआं वगैरह भी तो निकलेगी। अब देखो उन्हें बोलते हैं फ्लू गैस। क्या बोलते हैं, फ्लू गैस। क्या बोलते हैं भी, फ्लू गैस। क्या बोलते हैं उन्हें, फ्लू गैस। क्या बोल देंगे उन्हें हम, फ्लू गैस हम बोलते हैं। अब होगा क्या, अब सुनना ध्यान से। इन देखो, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर में पानी को क्या कर रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं। बॉयलर में पानी क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करके क्या बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल वालों ने लगाया दिमाग, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप नदी वगैरह से पानी लेके जा रहे हो, एक तरीका तो क्या है, यहाँ से पानी लेके जाओ, सीधा कहाँ डाल दो, बॉयलर में डाल दो। कहाँ डाल दो, बॉयलर में डाल दो। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पानी को पहले से ही गर्म करके दे दें, पहले से ही क्या कर दें अभी, गर्म करके दे दे, तो हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया अभी, अब इस पानी को गर्म करना है तो आप इसको अलग से गर्म करके डालोगे, तो इसका खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, हम देखो कितना दिमाग लगाते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ से जो पानी आया था, जहाँ यहाँ से जो स्टीम आई थी वो गर्म थी। तो इन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, पहले इसको दिया कंडेंसर में। कंडेंसर में पानी क्या था, गर्म। इस पानी से, गर्म पानी, आपका जो पानी नीचे वाला जो नदी वगैरह से पानी आया वो थोड़ा ठंडा था अभी, लेकिन कंडेंसर में आने के बाद थोड़ा क्या हो गया, गर्म हो गया। और उसी के बाद उन्होंने क्या किया, ये पाइप आपके पास, देखो आपने, आपके पास एक पाइप लगाया, पाइप लगाने के बाद उसको दे दिया इकोनोमाइजर में। किस में दे दिया, इकोनोमाइजर। अब देखो इकोनोमाइजर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका बॉयलर है, इस बॉयलर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं। इस पाइप को ऐसे फैला देते हैं। इस बॉयलर के चारों तरफ आपने क्या फैला दिया, पाइप को फैला दिया।
अब होता क्या है, जब आपका बॉयलर में जब पानी बॉईल होता है, तब कोयला जलता है तो दो चीजें निकलती है। एक तो स्टीम निकलती है, एक क्या निकलेगी, धुआं। क्या निकलेगी, धुआं। धुआं जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैस। अब ये फ्लू गैस क्या होगी, गर्म होगी। और ये गर्म होगी तो ये सोच के देखो, इस फ्लू गैस का ही क्या कर लिया इन्होंने, उपयोग कर लिया। आपका जो पानी आ रहा था, उस पानी को अपने बॉयलर के चारों तरफ एक पाइप लगाया। पाइप लगाने के बाद इसमें जो पानी है, ये पानी देखो फ्लू गैस की वजह से ये गर्म थी, तो पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म। पानी क्या हो जाएगा, गर्म। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आपके पास जब कोयला जला उसमें क्या निकली, फ्लू गैस। और फ्लू गैस का उपयोग करके आपने पानी को क्या कर लिया, पहले से ही क्या कर लिया, गर्म कर लिया। क्या कर लिया, पानी को गर्म। गर्म करने का कोई इकोनोमाइजर और कुछ होता ही नहीं है। एक पाइप होता है जो हम बॉयलर के चारों तरफ लगाते हैं, आपको अलग से दिखाया जाता होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। बॉयलर के चारों तरफ क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं जो क्या करता है, कोयला जो जलता है उसकी धुआं से ही पानी को पहले से ही क्या कर देता है, गर्म कर देता है। अगर ये पानी को गर्म कर देगा तो आपको पानी कैसा मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। गर्म पानी कहाँ डाल देंगे हम, बॉयलर में। कहाँ डाल देंगे, बॉयलर में। मतलब क्या है, जो धुआं वगैरह थी, जो फ्लू गैस यहाँ से निकल रही थी, उसका ही आपने उपयोग करके पहले से ही पानी को क्या कर लिया, गर्म कर लिया। इस प्रकार पहले से ही पानी को गर्म करने से हम हमारे पावर प्लांट को इकोनॉमिकल बना लेते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया इकोनोमाइजर। क्या पड़ गया, इकोनोमाइजर। अब देखो, आपकी फ्लू गैस बाहर निकल रही थी। पानी, पहले आपने पानी को गर्म कर दिया। अब आपने क्या किया, इस फ्लू गैस को अभी छोड़ा नहीं पीछा। इस फ्लू गैस को जो पहले से ही गर्म थी, ये देखो मान लेते हैं। देखो, समझना ध्यान से, यहाँ से जब कोयला जला तो फ्लू गैस निकल रही थी ऐसे। तो पहले तो आपने क्या कर लिया, पानी को गर्म कर लिया, उसको क्या बोल दिया, इकोनोमाइजर। आपने बॉयलर में डाल दिया, अभी नहीं मान रहे, जैसे धुआं निकल रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पंखा लगाया। क्या लगाया, पंखा लगाया। और पंखे को चलाया। पंखे को चलाने के बाद यहाँ से बनेगी, निकलेगी भी हवा। अब देखो, ये हवा देखो, गर्म हवाएं ऐसे आ रही थी। ऐसे आ रही थी गर्म हवाएं, नीचे से फ्लू गैस वाली। लेकिन हमने क्या लगा दिया, एक पंखा लगाया। पंखा लगाने के बाद ये गर्म हवा की दिशा देखो कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। गर्म हवाएं हम किस में देंगे, जहां पे कोयला जलेगा। जहां पे कोयला क्या होगा, जलेगा। अगर आप सोच के देखो, गर्म हवाएं कोयला जलाने के लिए अगर हम उपयोग करेंगे, तो कोयला आपका जल्दी जलेगा या नहीं जलेगा। देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं। फ्लू गैस जो खराब गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, उनका उपयोग, पहले पानी गर्म कर लिया, फिर भी नहीं छोड़ा उसको। उसको किस में दे दिया, अभी कोयले को जलाने के लिए दे दिया। अगर हम कोयले में को जलाने के लिए गर्म हवाओं का उपयोग करेंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा जल्दी। जैसे भी गांव में क्या होता है, चूल्हे में हम फूकनी वगैरह से फूक देते नहीं देते, जैसे उसमें डालते हो फूकनी वगैरह से फूक मारते हो, तो आपका कोयला जो लकड़ी है जल्दी जलती नहीं जलती। ठीक है, अब जल गया अभी। अब देखो, आपने इसको किस में दे दिया, जहाँ पे कोयला जलता है वहाँ पे जलाने के लिए दे दिया। तो देखिए, आपने देखो फ्लू गैस का 2 बार उपयोग कर लिया। पहले तो आपने क्या कर लिया, पानी को गर्म कर लिया, फिर गर्म हवाएँ आपने कहाँ दे दी, बॉयलर में दे दी। जिससे कोयला क्या हो जाता है, ज़्यादा जल्दी जल जाता है। अब देखो, इस फ्लू गैस में आपने देखो, आपकी जो फ्लू गैस थी यहाँ तक आ चुकी भी। आपकी जो फ्लू गैस थी यहाँ तक आ चुकी। अब उस फ्लू गैस में क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, मोटे कण होते हैं, जो एनवायरनमेंट में अगर चले जाएँ तो वो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो उनको हटाने के लिए हम लगाते हैं ईएसपी। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। एक ऐसे प्लेट होती है जो क्या करती है, धूल मिट्टी के कण मान लेते हैं ऐसे आएंगे, तो उनको अपनी इस प्लेट पर चिपका लेती है। और आपकी जो बची हुई गैस है वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर। और बाहर हम क्या लगाते हैं, चिमनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चिमनी। क्या लगाते हैं, चिमनी। और चिमनी की सहायता से आपकी जो बची हुई गैस है, जो खत्म है, मरी हुई गैस है, जिसका आपने पूरा यूज कर लिया, वो कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाएगी। तो ये आपका हो गया थर्मल पावर प्लांट। आपको ये बार बार याद करना है। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि आता है भी 8 नंबर में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोयला लेके आएंगे, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, कहाँ भेज देंगे, बॉयलर में। बॉयलर में पानी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होके क्या बनेगी, स्टीम। स्टीम को हम उसमें नमी हटाएंगे। नमी को हटाने के लिए सुपर हीटर। सुपर हीटर से जो स्टीम आएगी, प्योर स्टीम होगी, उसको हम देंगे टरबाइन में। टरबाइन घूमेगा, क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। यहाँ तक का काम खत्म। उसके बाद देखो, आपकी स्टीम धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी टरबाइन से टकरा के। कंडेंसर। कंडेंसर से हम किस में देंगे, कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर से पानी कहाँ भेज दिया जाएगा, नदी वगैरह में भेज दिया जाएगा।
अब जो आपकी राख बची, राख राख को आप इकट्ठा करोगे, हैंडलिंग करोगे और स्टोरेज कर लोगे, खेतों में भेज दोगे सीधा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जो पानी आ रहा था, पहले हम एक पाइप लेंगे, पहले देंगे कंडेंसर में, पहले यहाँ पे पानी गर्म था, अब इसमें आपने क्या किया, बॉयलर के चारों तरफ एक एक पाइप लगा दिया, उसे ही बोलते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करेगा, जो फ्लू गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थी, जो कोयला जल रहा था, धुआं निकल रही थी, उसका उपयोग करके पानी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। पानी गर्म कर देगा, ये पानी कहाँ डालेंगे, बॉयलर में। उसके बाद जो फ्लू गैस बची, उनको हम एक पंखे से तेज हवाएं कहाँ देंगे, जहाँ पे कोयला जलता है, जिससे कोयला आसानी से जल जाएगा। उसके बाद जो आपकी जो फ्लू गैस बची, उसमें से डस्ट पार्टिकल, जो नेगेटिव प्लेट हम लगाते हैं, जो क्या करती है, धूल मिट्टी के कण को अपनी ओर चिपका लेती है, और उसके बाद हम चिमनी से पूरी गैस को कहाँ भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, जो कि इतनी नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये सारा क्या होता है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट। इजी, सबसे इजी डायग्राम है भी ये वाला, ये आपको बना के आना है। कैसे कैसे बना के आना, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी भी, ठीक है। इसकी जो मैंने आपको ये बोला है, ये आपको लिखा हुआ आपके नोट्स में मिल जाएगा। लास्ट में बताऊंगा भी इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलने वाली है। देखो, ये सब चीजें मैंने लिख रखी है, ठीक है। ये आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा, कोल हैंडलिंग क्या होता है, कोयले के प्रकार क्या होते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ मिलेगा। हाँ भी, एक आपके में पेपर में आया था कि पिछले वाले में ही, कि बॉयलर के प्रकार लिखिए, तो दो प्रकार के बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। शायद आपके 4 नंबर में आया था। तो होता क्या है, देखो, फायर ट्यूब बॉयलर में देखो, देखो पहले बात कर लेते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, देखो, नाम से पता लग जाएगा, वाटर ट्यूब मतलब पानी जो होगा वो ट्यूब के अंदर होगा, पानी जो होगा ट्यूब के अंदर होगा, और फायर जो होगी बाहर होगी। फायर कहाँ पे होगी, बाहर। ये रहा भी, मतलब क्या है, डायग्राम दूसरा है ना। देखो, दोबारा देखो, जो आपका देखो, वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसे ऐसे मान लेते हैं, दो ट्यूब आपकी, एक ट्यूब ये रही, एक ट्यूब ये रही, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर तो होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने भर दिया पानी, क्या भर दिया, पानी, क्या भर दिया आपने, पानी, और अंदर क्या जलाई है आपने, आग लगाई है या आंच जलाई है, ठीक है। अंदर क्या लगाई है आपने, आर्क लगाई है, क्या लगाई है भाई, आर्क लगाई है। अंदर वाली जगह आपने क्या लगा दी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या लगा दी, आंख लगा दी, या फिर आग लगा दी, आर्क लगा दी। अब देखो, अब क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें ट्यूब के अंदर क्या हो, पानी, और आप फायर कहाँ पे लगाओ, बाहर। ट्यूब के अंदर देखो, वाटर ट्यूब, ट्यूब के अंदर क्या हो, पानी, और आप क्या लगाओ, फायर कहाँ पे लगाओ, बाहर लगाओ। अब इसका उल्टा देखो भाई, फायर ट्यूब बॉयलर। देखो, फायर ट्यूब बॉयलर मतलब क्या है, ट्यूब के अंतर्गत, देखो, ट्यूब के अंदर आप क्या करवाओगे, फायर करवाओगे। नाम से पता लग रहा है, फायर ट्यूब, ट्यूब के अंदर आप क्या करवाओगे, फायर लगाओगे, जबकि अंदर क्या होगा, फ्यूर के, जो इसके बाहर क्या होगा, पानी, बाहर क्या होगा, पानी। वाटर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब के अंदर क्या होगा, पानी, और फायर कहाँ लगाओगे, बाहर। फायर ट्यूब बॉयलर, फायर आपकी ट्यूब के अंतर्गत होगी, और पानी आपका कहाँ पे होगा, बाहर होगा। पानी कहाँ पे होगा, बाहर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, कंपटीशन का अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप सोच के देखो, फायर हमेशा नुकसान करेगी, पानी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो फायर ट्यूब बॉयलर की आपकी एफिशिएंसी होती है कम, और वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा। आप ऐसे याद रखना है, फायर ट्यूब बॉयलर नुकसान करेगा, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर आपको, भाई वाटर मतलब पानी, अच्छी बात है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों में अंतर आपसे पूछा गया था पिछले साल, एक अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये सारी बातें मैंने लिखवा रखी, भाई सुपर हीटर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा रखी हैं। आपको लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगी, आप सभी इनको पढ़ लेना भी। जो मैंने बोला है वही मैंने आपको वहाँ पे लिखवा रखा है, सारी बातें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं भी बॉयलर। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। इनका आपको नाम ही याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में आपको नाम याद रखना है कि बॉयलर की भट्टी के अनुसार इंटरनल फायर बॉयलर और एक्सटर्नल फायर बॉयलर। सेकंड देखो, वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। इनके नाम नाम आपको याद रखने हैं। आपसे बोल सकता है, पूछ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मोबाइल और स्टेशनरी मतलब घूमने वाला, और स्थिर रहने वाला बॉयलर। स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर और क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बॉयलर हो जाएगा आपके पास।
इसके बाद बात करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल हो जाए, नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन हो जाएगा। और फ्यूल की प्रकृति के आधार पर कोयला हो गया आपके पास, ऑयल हो गया, गैस। फ्यूल आप जो भी उपयोग करते हो, कोयला यूज कर सकते हो, ऑयल यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो। इनके प्रकार भी आपके पास हो सकते हैं। तो बॉयलर का चयन देखो, इसके बाद हमारा जो टॉपिक बनता है कि बॉयलर को हमें लगाना है, क्या करना है, बॉयलर को हमें लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, बॉयलर में बॉयलर के लिए प्राप्त ईंधन तथा जल की व्यवस्था, सबसे पहला पॉइंट भी, ठीक है, कि हमें बॉयलर में अगर पानी ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और ईंधन की बात, बॉयलर की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, ऐसा भी नहीं छोटी सी जगह आप इसको लगा दोगे। इसके बाद बात करें बॉयलर प्लांट की लागत, पावर हाउस में बॉयलर प्लांट से दूरी, ठीक है। भाई हम क्या करते हैं, बॉयलर को जो हम लगाएंगे पावर प्लांट से कितना दूर लगाएंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा। बात करें भाप, आपका जो प्रेशर रहेगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहने वाला है। ये भी आपको याद रखना है कि आपकी जो भाप का प्रेशर, देखो मान लो आपने टरबाइन बनाया, देखो समझो इस वाले पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लो आपने टरबाइन बनाया ऐसा, ठीक है, ये मान लेते हैं टरबाइन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। अब क्या हो रहा है, आपकी आपकी जो स्टीम है वो ऐसे आ रही है, भाई मान लो ऐसे घूमती हुई, ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, आ गई तो ठीक है, नहीं आई, ऐसे टकराई धीरे से। थोड़ा सा आपका ये बॉयलर घूमा, थोड़ा सा बॉयलर क्या हुआ, ऐसे घूमा, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा ही आपका बॉयलर ऐसे घूमा, थोड़ा सा। लेकिन मैंने क्या किया, हाई प्रेशर की लगाई, जैसे ऐसे प्रेशर वाली लगाई, ऐसे प्रेशर वाले लगाने पर तुरंत क्या हो गया, आपका ये घूम गया। हाई प्रेशर के लगाने पर तुरंत क्या हो गया, घूम गया। ज्यादा अगर घुमाओगे तेज गति से तो ज्यादा सप्लाई बनाने वाला है, ज्यादा गति से घूमेगा, हाई प्रेशर से आपका बनाने वाला सप्लाई है। तो ये हमारा लगभग थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो चुका। थर्मल पावर प्लांट में आपको सबसे पहला पॉइंट, आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए हमें स्थान का चुनाव करना। देखो ये वाला जो है ना टॉपिक, ये सारे पावर प्लांट के लिए रह सकता है। जैसे आपसे बोल देगा कि थर्मल पावर प्लांट को लगाने के लिए स्थान का चुनाव कीजिए, पहला क्वेश्चन ये मान लो। न्यूक्लियर में ऐसे बोल देगा, हाइड्रो में भी सेम बोल देगा आपसे, तो आपको सभी का वही आंसर आपको देना गिने चुने, ठीक है। उसके बाद लेआउट इंपॉर्टेंट है, तो थर्मल पावर प्लांट का लेआउट मैंने आपको समझा ही दिया। अब करते हैं अभी हाइड्रो पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट को करने से पहले हमें कुछ पॉइंट को याद रखना है जो थर्मल पावर प्लांट में है। देखो जब भी थर्मल पावर प्लांट का अगर क्वेश्चन आता है, अगर इन पॉइंटों को आप लिख के आते हो, मैं इतना कह रहा हूँ भी आपको अच्छे से फुल में से फुल नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया, अगर आपको 200 मेगावाट सप्लाई बनानी है तो 2000 टन कोयले की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट का, जो लोड फैक्टर होता है 60 से 70% होता है। ये मैंने भी लोड फैक्टर क्या होता है आगे मैं सारी बातें करने वाला हूँ। अगर हमें क्या करें, हमें 10 से 15 दिन के लिए कोयला पहले से स्टोर करके रखना होता है। आगे अगर हम बात करें, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर व हाई स्टीम, हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर स्टीम का उपयोग करते हैं। मैंने अभी बताया, अभी अगर हाई प्रेशर स्टीम का आप उपयोग करोगे तो तेज गति से आपका टरबाइन घूमने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4760 आपके पास मेगावाट है। बात करें इंडिया का पहला कौन सा था, हुसैन सागर, ये आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो वो है ताइचुंग तालिबान में है। अब कितना है भी, 5788 मेगावाट। जबकि वर्ल्ड का मैं पहला बात करूं तो वो है लंदन में एडसन एडरसन पावर या एडरसन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने हैं। अगर आपका कभी पेपर में क्वेश्चन आता है थर्मल पावर प्लांट से संबंधित, अगर आप इन पॉइंटों को लेके आते हो तो आपको अच्छे से पूरे कंप्लीट नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई इस डायग्राम को भी मत देखना, मैं समझाता हूँ सारी, इजी तरीके से डायग्राम बनाना बताऊंगा अभी। तो होता क्या है, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है नाभिकीय अभिक्रिया। क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया। अब जो नाभिकीय अभिक्रिया होगी वो ऐसा तो नहीं भी कहीं भी करवा दोगे आप, उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इसको बोला जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे अभिक्रिया होती है।
तो न्यूक्लियर जो अभिक्रिया होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्यूल लेके आएंगे। तो फ्यूल जो हम यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसी एक रोड होती है जिसमें फ्यूल भरा होता है। अब इस फ्यूल के रूप में हम तीन चीज़ों का यूज करते हैं, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239। लेकिन याद रखो इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो ज़्यादा उपयोग करते हैं थोरियम 232 का उपयोग करते हैं। अब देखो, सोच के देखो, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। और ये अभिक्रिया ऐसी होती है कि देखो, मान लेते हैं एक आपका यूरेनियम का जब यूरेनियम ऑक्सीजन से टकराता है, ऑक्सीजन से न्यूट्रॉन से टकराता है, तो एक जो होता है वो तीन में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है? तीन में। अब तीन देखो कितने में डिवाइड हो जाएंगे, ये आगे जाके तीन में डिवाइड हो जाएगा, एक दो तीन। भाई आपका जो जो आपका जो फ्यूल है, एक बार टकराने के बाद तीन में डिवाइड हो रहा है। चाहे आपने कोई सा भी लिया, जैसे यूरेनियम लिया तो वो भी तीन में डिवाइड हो जाएगा। किससे टकराएगा? न्यूट्रॉन से टकराने के बाद। अब ये वाला भी आगे जाके कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? तीन में। ये वाला भी आगे जाके कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? तीन में। अब देखो, ये फिर कितने में हो जाएगा? तीन में। ये फिर कितने में हो जाएगा? तीन में। तो देखिए, ऐसे ये अभिक्रिया हो जाती है बहुत खतरनाक। कैसी हो जाती है? बहुत खतरनाक। इस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए, इस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कंट्रोलिंग रोड। क्या लगाते हैं? कंट्रोलिंग रोड। क्या लगाते हैं? कंट्रोलिंग रोड लगाते हैं। अब होता क्या है, आपने जैसे ही कंट्रोलिंग रोड लगाई, आप बोलोगे सर कंट्रोलिंग रोड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना आपको, कंट्रोलिंग रोड के रूप में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने फ्यूल का उपयोग किया, फ्यूल के बाद हमने किसका उपयोग किया? कंट्रोलिंग रोड का। तो कंट्रोलिंग रोड के रूप में कैडमियम व बोरोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। कैडमियम व बोरोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, होता क्या है भाई, आपने अभिक्रिया कंट्रोल तो कर ली, लेकिन हमें क्या करना होता है, ये जो अभिक्रिया में जो आपके जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ये होते हैं फास्ट। क्या होते हैं? थोड़े फास्ट होते हैं, तेज गति से अभिक्रिया होती है। उन्हें हमें क्या करना होता है? धीरे धीरे करने को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर बोलते हैं। तो हम मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इस अभिक्रिया को धीरे करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मॉडरेटर का। और मॉडरेटर के रूप में जो हम उपयोग करते हैं, वो उपयोग करते हैं D2O या हैवी वाटर जिसे हम बोलते हो, और ग्रेफाइट का, इनका उपयोग करते हैं। D2O या फिर हैवी वाटर जिसे आप बोलते हो, या फिर हम ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तीन चीज आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है। आप बोलो सर, पहले तो आएगा फ्यूल। फ्यूल में क्या होती है भाई? यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239। उसके बाद उस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हम कंट्रोलिंग रोड का उपयोग करते हैं। फिर कौन आता है? मॉडरेटर। क्या होता है? मॉडरेटर। अब देखो, जो आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी ही दीवार पर यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या निकलेंगी भी? किरणें निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। अगर ये रेडिएशन बाहर चली गई तो बहुत खतरनाक होती है। जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा, अभी तक वहां पे अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में होने वाली किरणों से जो निकलती हैं, उनको बाहर जाने से रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं रिफ्लेक्टर का। किसका उपयोग करते हैं? रिफ्लेक्टर का। क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे दीवार पे लगा होता है, यहाँ पे जैसे दीवार होती है ना, इस पे लगा होता है रिफ्लेक्टर। क्या लगा होता है? रिफ्लेक्टर। अब देखो, अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ज्यादा मात्रा में डेवलप क्या हो रही है? हीट। क्या डेवलप हो रही है? हीट डेवलप हो रही है। तो देखिए, समझाता हूँ उस सारी बातों को। एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस भी। ठीक है, तो अभिक्रिया जो हो रही है, ये देखो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अंदर क्या हो रही है? अभिक्रिया। अभिक्रिया के अंतर्गत क्या हो रहा है? अभी हीट डेवलप हो रही है। क्या बन रही है? हीट बन रही है। अब जो हीट बन रही है, हम क्या करेंगे? जो हीट बन रही है, यहाँ से एक लगाएंगे पाइप। यहाँ पे क्या, एक सेकंड भाई, बहुत बड़ा पाइप आ गया है ना। इतना बड़ा पाइप क्या करेंगे, है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं। अब देखो, ऐसे पाइप लगाएंगे, यहाँ पे लगा होगा पंप, लगा होगा। पंप में क्या होता है, देखो मान लेते हैं हम यहाँ से लेके आते हैं ठंडा पानी। क्या लेके आते हैं? ठंडा पानी। अभी ठंडा पानी ऐसे गुजरेगा तो इसमें देखो अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया से क्या बन रही है? यहाँ पे हीट। अब हीट से पानी क्या हो जाएगा? गर्म।
पानी क्या हो जाएगा, गर्म। अब पानी जब गर्म हो गया, तो पानी जो गर्म हो गया उसमें क्या बनेगी, स्टीम। क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। और इस स्टीम से देखो, मान लेते हैं ये स्टीम बनी, इस स्टीम्स को हाई प्रेशर की रहेगी या फिर लो प्रेशर की, जैसी भी रहेगी, आपकी स्टीम से हम किस पे देंगे, टरबाइन पर। किस पे देंगे, टरबाइन। अब टरबाइन क्या होगा, घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा। अगर ये घूमेगा मतलब क्या बना दिया, मैकेनिकल एनर्जी। हम क्या लगा देंगे भी, जनरेटर लगा देंगे, अल्टरनेटर लगा देंगे। फिर क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा और क्या बना देगा, सप्लाई आपकी बना देगा। तो ये सारा आपका क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको इतना याद रखना है, तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत क्या होता है अभी। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत आपको तीन चीज याद रखनी है। पहला तो कौन सा हो गया आपके पास, फ्यूल हो गया। क्या हो गया, फ्यूल। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग रोड, और फिर क्या आ जाएगा, मॉडरेटर। धीरे करने के लिए मॉडरेटर, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग रोड। और आपके पास अगर बात करूं वही फ्यूल के रूप में, 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, यहाँ पे क्या बनेगी, हीट बनेगी। उसको आप पाइप से लेके आओगे, ठंडा पानी क्या कर लो, गर्म कर लोगे। अब इस डायग्राम से समझते हैं सारी बातें। वही डायग्राम है जो मैंने समझाया अभी। ये रहा आपके पास फ्यूल, ये रहा कंट्रोलिंग रोड, ये रहा मॉडरेटर। ये जो अंदर वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं अभी, हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें आपके पास पाई जाएंगी, कौन कौन सी, फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, कंट्रोलिंग रोड। इसकी दीवारों पर हम क्या लगाते हैं अभी, रिफ्लेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखो ये लगा रखा है रिफ्लेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ से पानी आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप मान लेते हैं पानी आपका इकट्ठा हो गया। इस पानी जो इकट्ठा हो रहा है, ये ठंडा पानी है। ठंडे पानी को हमने देखो ऐसे गुजारा, गुजारने के बाद पानी क्या हो गया, गरम। गरम हो गई, क्या बन गई, स्टीम। अब जो स्टीम बनी, देखो स्टीम जो बनी आपकी, स्टीम देखो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे जाने के बाद देखो, यहाँ यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आपकी क्या बनी, स्टीम बनी। अब ये स्टीम देखो हमने कहाँ दिया, टरबाइन पे। टरबाइन घूमा, घूमने के बाद क्या बनाएगा, सप्लाई बनाएगा। तो कौन आ जाएगा, अल्टरनेटर आ जाएगा। अब इस टरबाइन जब घूमा, हमने क्या डाली, यहाँ पे स्टीम डाली। ये स्टीम क्या होगी, ठंडी। ठंडी कहाँ पे हो जाएगी, कंडेंसर में। कहाँ हो जाएगी, कंडेंसर में। अब देखो ये कंडेंसर में क्या आ गया, पानी। अब इस कंडेंसर से जो पानी आया, हम कहाँ पे देंगे, कूलिंग टावर में। कहाँ देंगे, कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर से कहाँ चला जाएगा, वो रिजर्वर में। वही सेम पुरानी वाली प्रोसेस होने वाली है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं अभी, इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने उस वाले पावर प्लांट में क्या किया था, पावर प्लांट पे क्या किया था, पहले से ही गर्म पानी देते हैं। वही सेम कंडीशन देखो, यहाँ से जो पानी आया आपके पास, वो पहले से ही क्या था, गर्म था। क्या था, गर्म। इस गर्म पानी को ही हम क्या कहाँ देते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम देखो यहाँ से देखो, इस देखो ये पानी जो आपका ठंडा था, ठंडा पानी क्या हो गया, गर्म। क्या हो गया, पानी क्या हो गया, गर्म। इसकी हीट क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं इसे ही, हीट एक्सचेंजर। तो तीन चीजें यहाँ पे होंगी आपके पास, रिएक्टर होगा, अभिक्रिया होगी, हीट बनेगी। अब इस हीट को हम क्या करेंगे, ठंडे पानी को गर्म कर लेंगे या स्टीम बना देंगे उसे, उसे ही क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। उससे क्या घुमाएंगे, टरबाइन। टरबाइन क्या बनाएगा, सप्लाई बनाएगा। जो बची हुई आपकी स्टीम है कहाँ पे आ जाए, कंडेंसर में। कंडेंसर से आपके कहाँ पे आ जाए, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर से आप कहाँ दे दोगे, नदी वगैरह में इस पानी को डाल दोगे। ये सबसे इजी आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस वाले क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वाली क्लास को आप जरूर देखें। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब जो देखिए भी मैंने आपको सारी चीज़ें बोली है, वो आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे पीडीएफ आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूल, कंट्रोलिंग रोड, जो मैंने बोला है भाई, वो सारी चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। फ्यूल कौन कौन से का उपयोग करते हैं, कंट्रोलिंग रोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं, मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। हमारे पास जो मॉडरेटर होता है उसमें क्या क्या यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, कूलेंट वही है जो ठंडे पानी को, देखो ये वाला ही है। देखो कूलेंट यही है जो मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलेंट। जो भी यहाँ से ठंडा पानी आएगा तो कोल्ड कूलेंट, और आपके पास जो पानी गर्म हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट कूलेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी आपको अच्छे से। अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। उससे पहले भी हमें एक छोटा सा पावर प्लांट देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट का है। गैस टरबाइन पावर प्लांट। देखो इतना आपको याद नहीं रखना, भाई हो सकता है ना भी आए, लेकिन क्या होता है कई बार आ जाता है अभी। ठीक है, फिर भी आप कर लेना, भाई छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा है नहीं। अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे देखो और सभी में क्या लेके आ रहे हो आप, हाई प्रेशर की स्टीम लेके आ रहे हो। लेकिन यहाँ इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर की हम लेके आएंगे एयर, क्या लेके आएंगे, हाई प्रेशर की एयर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भी कंप्रेसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर, जहां पे हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर की एयर लेके आएंगे। अब इस एयर को हम फिल्टर की सहायता से गुजारेंगे। यहाँ से गुजारने के बाद अभी इस रीजनरेटर को मत देखो, अभी आप यहाँ पे देखो, इसमें डाली जाती है, इसे बोलते हैं कंबशन चैम्बर, जहाँ पे फ्यूल आपका बर्न होता है। और यहाँ पे आपकी जो एयर आप लेके आए कंप्रेस एयर, उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करवाया जाता है। इस हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर की एयर को हम किस पे देते हैं, टरबाइन पे। इससे क्या होता है, टरबाइन घूमने लग जाता है। टरबाइन घूमेगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी बना दी। अब मैकेनिकल को कन्वर्ट किस में कर देंगे, इलेक्ट्रिकल में। वही क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्टरनेटर या जनरेटर। अब जो टरबाइन पे आपने जो हाई प्रेशर की एयर डाली वो ठंडी होगी, और थोड़ी बहुत ठंडी होने के बाद मान लो उसमें कुछ मात्रा में अगर गर्म रहेगी, तो उसका हम दोबारा से उपयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो आपकी आपकी हाई प्रेशर की स्टीम आई थी, स्टीम नहीं, हाई प्रेशर की एयर आई थी, और टरबाइन से टकराने के बाद थोड़ी बहुत कम मात्रा में देखो धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होने से पहले हम उसका उपयोग कर लेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर होता है और आपके पास जो टरबाइन होता है वो आपस में कपल्ड होते हैं। क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कपलिंग। क्या बोलते हैं, कपलिंग। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाई प्रेशर की हम क्या लेके आएंगे, एयर लेके आएंगे। उस एयर को हम किस में देंगे भाई, कंबशन चैम्बर में, जहां पे इसका हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर करवाया जाएगा। इसको कहाँ दिया जाएगा, टरबाइन पे दिया जाएगा। टरबाइन घूमेगा, घूमने के बाद हमें क्या दे देगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल कन्वर्ट किस में कर देंगे, इलेक्ट्रिकल में, क्या बन जाएगा, अल्टरनेटर। अब देखो अल्टरनेटर और आपके पास जो कंप्रेसर होता है, कपलिंग की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। अब जो हाई प्रेशर की एयर आई, धीरे धीरे क्या हुई, ठंडा ठंडा होने से पहले ही हम इसका उपयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे। जैसे हम इसको उपयोग करेंगे, ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसका उपयोग करेंगे। उसे ही क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। मतलब क्या है, हमने जो हाई प्रेशर की एयर थी उसका दोबारा उपयोग कर लिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब हम बात करते हैं भी हमारा सेकंड चैप्टर, हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए पीडीएफ भी ऐसी है तो थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो बोल रहा है भी हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने के लिए हमें स्थान का चुनाव करना है। तो स्थान का चुनाव करने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाना है, वो हाइड्रो पावर प्लांट लगाना मैंने आपको बताया अभी। क्या क्या चाहिए आपको, देखो सबसे पहले जमीन की उपलब्धता चाहिए, आपको पानी आपके पास होना चाहिए। पानी ऐसा है नहीं भी कि हम ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे पानी ही ना हो, आपके पास स्टोरेज करने की क्षमता होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, आपके पास हीट ऑफ वाटर अच्छी से, हेड ऑफ वाटर है भी, हेड ऑफ वाटर ऐसा है नहीं कि हेड हम देखते हैं, हेड आगे हम बातें करेंगे भी, हेड कितने प्रकार के होते हैं, लो मीडियम हाई, 3 प्रकार के हेड हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब क्या है कि हमें जो होगी ज़मीन सस्ती रेट पर मिलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं भी हम महंगी रेट पे ज़मीन खरीद के और उसमें क्या लगाएं, हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं। अब इसके बाद देखो और भी पॉइंट आपको जो याद रखने थे, कोई ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको खुद अपने दिमाग से सोच सोच के अपने को लगाने हैं। पानी को कम सो के ऐसी ज़मीन का उपयोग करोगे। अब बात करें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की भी, ट्रांसपोर्टेशन का इतना हमें ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में हमें सीधा ओनली पानी चाहिए, तो पानी भी इतना है नहीं भी, हमें नदी वगैरह भी देखना पड़ेगा। तो इन सभी की आपके पास जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन सबसे जो मेन होता है, हमें डैम बनाना होता है। तो डैम बनाने के लिए हमें जो मजदूर चाहिए, सस्ते चाहिए। डैम ऐसी स्थान पर बनाए जहां बन सकता है, ऐसा नहीं भी कि सड़क के बीच में आपने डैम बना दिया, ऐसा नहीं बनाना। हमें सारी चीज़ हमें देखनी है। अब देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में चाहो जितने आप पन्ने भर सकते हो भी। बात करता हूँ भी एडवांटेज, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको इसका बता देता हूँ भी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट में, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हाइड्रो पावर प्लांट में देखो, ना तो आपके पास पोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी को ऐसे थोड़ा ट्रक में भर भर के लेके आओगे। नदी है, नदी को देखो, नदी आ रही है उसको बांध बनाओगे, पानी रोक लोगे, बस इतना सा करना है। उसके बाद देखो इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल नहीं रहे।
घूमेगा। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, लगभग हमारी पास होती है, सबसे ज़्यादा होती है 70 से 80%। अगर आपसे कोई बोले ना भी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन से पावर प्लांट की होती है, तो याद रखना है हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसका जो डैम है, डैम बनाने के लिए आपका जो एक बार आपने डैम बनाया तो वो लगभग 50 से 100 साल तक चल जाता है, मतलब ये वाला भी उसके पास फायदा रहने वाला है। तो ये सारे पॉइंट आप एडवांटेज में लिख के आ सकते हो। अब बात करता हूं मैं डिसएडवांटेज, मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। तो आप सोच के बता सकते हो डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। देखो डिसएडवांटेज क्या है कि हमें देखो ऐसे ही स्थान पे लगा सकते हो जहां पे पानी होगा, जहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। और याद रखना जो इसकी लगाने की जो कॉस्ट आती है, इनिशियल जो कॉस्ट आती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसी का खर्चा आता है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है हाइड्रो पावर प्लांट के ही आपके पास आता है। इसके बाद क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगाया, डैम लगाया, इसके आसपास के एरिया में पानी भरना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर पानी भरना स्टार्ट होगा मतलब यहाँ की ज़मीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर ऐसे ही स्थान पे आपने डैम बना दिया जहाँ पे आपके भी व्यक्ति रहते हो, इंसान रहते हो, जहाँ उन्होंने घर बना रखा है, तो इन घरों के ढहने का या इन घरों के खत्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज के क्या होते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट, वो हम सारी बातें उसमें देखने वाले हैं। देखो उसको पहले करने से पहले मैं आपको बताता हूँ भी हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो हेड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, लेकिन फिर भी आ जाए तो भाई हमें करना तो है ही, ठीक है। वैसे नोट्स में सारी चीज़ लिखी हुई है, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आप पढ़ लोगे एक बार आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो हेड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। देखो लो जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि लो में हमारी जो रेंज होती है 30 मीटर तक होती है। ये जो होता है 30 से 300 मीटर तक होता है, और ये 300 से 3000 मीटर तक हमारे पास होता है। ये याद रखना है, मतलब 30 मीटर तक है तो लो, 30 से 300, 300 से 3000, इतना आपको रेंज याद रखनी है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि कंट्रैक्शन हाइड्रो पावर प्लांट, कंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट आने वाला क्वेश्चन भाई, इसको अपन ध्यान से पढ़ने वाले हैं हम सभी, ठीक है। तो कंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, देखो जब भी आपसे किसी प्लांट का क्वेश्चन पूछेगा आपको पहले कंट्रैक्शन बनानी है, फिर उसके पार्ट्स के बारे में लिखना है, सभी के बारे में। इतने में ही आपको मिल जाएंगे 8 नंबर भी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इनका डायग्राम होता है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं हम, सभी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे हमारे पास ये हेड होता है, ठीक है। इसके के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं डैम। क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम बना के ही बताता हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे पेपर में आप बना के भी बताओगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे मान लेते हैं ये आपके पास ऐसा मैंने कुछ बनाया है, अभी आप समझो इसको थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया डैम। क्या बना दिया, डैम। क्या बनाया है मैंने भी, डैम। डैम मतलब क्या होता है, बांध होता है। ये मैंने बना दिया डैम। क्या बना दिया यहाँ पे, आपको डायग्राम वहाँ पे ऐसे ही बना के आना है अभी, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे मतलब रंग बिरंगे पेनों से नहीं बनाना, ठीक। कभी सोचो सर ऐसे पेनों से कहाँ लेके आएंगे, है ना। ऐसा नहीं, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे। तो इससे पहले डैम बनाया। डैम बनाने से पहले हम यहाँ पे एक तालाब बनाते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पानी को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। तो इसका कलर ब्लू दर्शाते हैं, ब्लू पानी होता है ना, ब्लू ब्लू पानी, नीला नीला पानी, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लिया, डैम बनाया। डैम से आपने पानी को रोक लिया। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने इस पानी को रोक लिया, पानी में बहुत सारा कचरा होता है, उस कचरे को रोकने के लिए यहाँ पे हम एक उपयोग करते हैं ट्रांस रैक। यहाँ पे क्या लगाते हैं, ट्रांस रैक लगाते हैं, जो क्या करती है, कचरे वगैरह को रोकती है। इसके बाद देखो ये पानी क्या होगा, पानी हमें हमें क्या करेंगे, इस पानी को ऐसे एक पाइप की सहायता से, पहले यहाँ पे लगा होता है प्रेशर चैनल, फिर यहाँ पे लगा होता है आपके पास सर्ज टैंक। क्या लगा होता है, सर्ज टैंक लगा होता है। उसके बाद आपका लगा होता है वाल्व हाउस। क्या लगा होता है, वाल्व हाउस, ठीक है। ये रहा आपके पास। और नीचे ये वाल्व हाउस से एक पाइप लेके जाते हैं, और पाइप से हम क्या करते हैं, इसको देते हैं टरबाइन में। किस में देते हैं, टरबाइन में। किस में देते हैं अभी, टरबाइन में। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा मतलब क्या बनाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल कन्वर्ट को इसमें कर देगा इलेक्ट्रिकल में, कौन आ जाएगा, जनरेटर। बस इतना सा आपके पास ही होता है। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, पानी को रोक लिया,
पानी को रोकने के बाद किससे रोका? डैम से रोका। डैम से रोकता हुआ पानी आपने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। अब इस पानी को यहाँ से और इस वाल्व हाउस तक पहुँचाने के लिए, इस पानी को यहाँ से वाल्व हाउस तक पहुँचाने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रेशर चैनल का। किसका उपयोग करते हैं? प्रेशर चैनल का। अब होता क्या है कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे रोका, आपका पानी ऐसे आया। अब सोच के देखो, ऐसे आपने पानी आया, आपका ये रहा पानी, ठीक है? तो ये पानी ऐसा रहा आपके पास। अब ये पानी क्या होगा? जैसे आपने प्रेशर चैनल का उपयोग किया, पानी ऐसे आएगा सीधा, पानी ऐसे आएगा। अगर ये पानी ऐसे आएगा तो आपका यहाँ से होता हुआ इसको तोड़ता हुआ किसको तोड़ देगा? वो पेनिस्टॉक को तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा? पेनिस्टॉक को तोड़ देगा। इस पेनिस्टॉक को तोड़ने से बचाने के लिए हम उपयोग करते हैं सर्ज टैंक का। किसका उपयोग करते हैं? सर्ज टैंक का। देखो ये पानी ऐसे आएगा, इस पर ऐसे चोट सी मार रहा है। क्या मार रहा है? इसकी चोट मार रहा है। जैसे हम हैमर, आपने देखा हथौड़ा देखा है, हथौड़ा ऐसे चोट मारता है, नहीं मारता? सेम इसी प्रकार ये पानी आपके पास यहाँ पे आएगा तो पेनिस्टॉक पर क्या करेगा? ये हैमर की तरह चोट मारेगा। क्या करेगा? हैमर की तरह चोट मारेगा। इसे ही हम बोलते हैं वाटर हैमरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सर्ज टैंक का। किसका उपयोग करते हैं? सर्ज टैंक का हम उपयोग करते हैं। अब वाल्व हाउस क्या करेगा? जो पानी फ्लो होगा पेनिस्टॉक में, ये जो पाइप होता है ना बे, इसे, ये जो पाइप है ये वाला, इसे ही हम बोलते हैं पेनिस्टॉक। इसमें जो पानी फ्लो होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वाल्व हाउस में। अब पेनिस्टॉक से होता हुआ पानी कहाँ गिरेगा? टरबाइन पर। कहाँ गिरेगा? टरबाइन पर। टरबाइन ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद हमें क्या बना देगा? इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना देगा। सबसे ईजी है। दोबारा समझो, पानी आपने इकट्ठा कर लिया अभी, यहाँ पे लगा दिया कचरे को रोकने के लिए ट्रांस रैक, ये बना दिया डैम। डैम से यहाँ तक पानी आपके पास आ गया। इस पानी को यहाँ पे पहुंचाने के लिए, वाल्व हाउस तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हो? प्रेशर चैनल का। अब ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट से कौन प्रोटेक्शन देगा? सर्ज टैंक। वाल्व हाउस क्या करेगा? पानी जो फ्लो होगा पेनिस्टॉक में उसको कंट्रोल करेगा। अब पेनिस्टॉक क्या करता है अभी? वाल्व हाउस से पानी को कहाँ पहुंचाएगा? टरबाइन तक। कहाँ पहुंचाएगा? टरबाइन तक। टरबाइन तक पहुंचा दिए। टरबाइन पे पहुंचाने के बाद ये घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या बनाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम एक पाइप और लगाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। देखो, एक सेकंड रुक जाओ अभी, इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसका काम हो गया। यहाँ पे एक पाइप सा लगाते हैं। ये पाइप क्या करता है? मान लो गलती से क्या हुआ, ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, उस समय क्या होता है? मान लो पानी ऐसे फ्लो हो जाएगा, पानी आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस पानी के बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इस सारे डैम वगैरह को तोड़ देगा। अभी पानी एकदम से भर गया ना, ये डैम को तोड़ देगा। इसलिए हम क्या करते हैं? साइड में ही पाइप लगाते हैं। जिससे क्या होता है, जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। इसे बोलते हैं हम स्पिलवे। क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं। ये तो ये सारे पार्ट्स मैंने बता दिए। देखो स्पिलवे क्या करेगा? एक्स्ट्रा पानी को रोकेगा। ट्रांसरैक का क्या करेगा? अभी कचरे वगैरह को रोकेगा पानी में से। इसे बोलते हैं, जहां पानी आपने इकट्ठा किया उसे बोलते हैं रिजर्वर। ये बनाएगा डैम। डैम क्या करेगा? पानी को रोक के रखेगा। प्रेशर, देखो इसके बाद आएगा प्रेशर चैनल, पानी को यहाँ तक वाल्व हाउस तक पहुंचाएगा। सर्ज टैंक क्या करेगा? वाटर हैमरिंग इफेक्ट से आपको प्रोटेक्शन देगा। वाल्व हाउस क्या करेगा? कंट्रोल करेगा पानी को। इसको यहाँ तक कौन पहुंचाएगा? पानी को पेनिस्टॉक पहुंचाएगा। क्या कौन पहुंचाएगा? पेनिस्टॉक। अब पेनिस्टॉक कहाँ पहुंचा देगा? टरबाइन तक। पानी वाल्व हाउस से कहाँ तक पहुंचाएगा? अभी टरबाइन तक पहुंचाएगा। पेनिस्टॉक, अब पेनिस्टॉक से पानी होता हुआ कहाँ गिरेगा? टरबाइन पे। टरबाइन घूमेगा, क्या बनाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल कन्वर्ट कौन कर देगा इलेक्ट्रिकल में? आपका जनरेटर। कौन कर देगा? जनरेटर या अल्टरनेटर। ये हो गया आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ गया होगा आपको। डायग्राम बनाना आपने सीख लिया होगा। तो ये डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा वैसे नोट्स में। ये पूरा देखो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी भाई, कैसे क्या बना हुआ होता है। बस आपको एक और याद रखना है, आपके पास जहाँ पे ये पेनी स्टॉक होता है, कौन होता है? पेनी स्टॉक जो होता है, ये जो पेनी स्टॉक होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आरसीसी और एक होता है स्टील का। मतलब क्या है? जो पेनी स्टॉक होता है, आप ऐसे खुला रास्ता बना सकते हो। जैसे गांव में, जैसे खेतों में पानी वगैरह देते हो, तो जो आप धोरे वगैरह बनाते हो, क्यारी वगैरह जिसे बोलते हो, बनाते हो नहीं बनाते? ऐसे खुला रहता है वो, ठीक है? तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। खुले वगैरह खुला, जैसे मान लो खेतों में क्यारी जैसी होती है, पानी हमें ऐसे पहुंचाना है तो हम ऐसे दोहरे बनाते हैं, तो पानी ऐसा होता हुआ ऐसे गुजर जाएगा। तो खुला हुआ है, मतलब उसे बोलते हैं आरसीसी का। सीमेंट वगैरह का बना लो, या फिर हम क्या कर ले? पाइप का ही उपयोग कर ले। किसका उपयोग कर ले? पाइप का उपयोग कर ले। पाइप का उपयोग करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास, स्टील के पाइप का उपयोग करते हैं तो स्टील का क्या हो जाएगा हमारे पास? उसे बोलते हैं कंड्यूट। क्या बोलते हैं? कंड्यूट मतलब पाइप।
तो आरसीसी का उपयोग करते हो या स्टील के पाइप का उपयोग करते हो, उसे क्या बोलते हैं, कंड्यूट मतलब बंद रहेगा, और ये कैसा रहेगा, आरसीसी मतलब कैसा रहेगा, खुला रहेगा। कैसा रहेगा, आरसीसी वाला क्या रहेगा, ओपन, और कंड्यूट मतलब क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये मैंने आपको सारे आपके पास बता दिए, ये सारे पॉइंट मैंने समझा दिए। रिजर्वर क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा, पानी को रोक के रखेगा डैम। प्रेशर चैनल पानी कहाँ पहुंचाएगा, वाल्व हाउस। वाटर हैमरिंग इफेक्ट से प्रोटेक्शन देगा, पानी को कंट्रोल कौन करेगा, वाल्व हाउस। पेनिस्टो क्या करेगा, पानी को वाल्व हाउस से कहाँ पहुंचाएगा, टरबाइन। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कौन करेगा, टरबाइन। और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कौन करेगा, अल्टरनेटर। स्पिलवे क्या करेगा, अभी एक्स्ट्रा पानी को रोकेगा, बाहर निकाल देगा। ट्रांसरे क्या करेगा, हमारे पास ट्रांसरे क्या करता है, कचरे वगैरह को बाहर निकाल देगा। तो ये आपके पास हो गया थर्मल पावर प्लांट, पूरा हो गया कंप्लीट। थर्मल नहीं भाई, हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो गया, कंप्लीट आपके पास हो चुका। अब ये क्या क्या होते हैं भी आपको देखो पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा अच्छे से, राइटिंग में आपको साफ साफ सारी चीजें पीडीएफ आपके पास पहुंच ही जाएगी। बस इसमें क्या लिखा हुआ जो मैंने आपको बोला है, कि मैंने तो लिखा हुआ है अभी, और किसने लिखा है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टरबाइन के, ये आपके पास की सारी चीजें जो मैंने बोली है वो आपको लिखी हुई आसानी से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं टरबाइन की। तो देखो टरबाइन होते हैं 3 प्रकार के, इसको अब थोड़ा सा पढ़ लेना अभी। टरबाइन जो होता है आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 3 प्रकार के में, एक होता है प्रोपलर, फ्रांसिस और फेल्टन। लेकिन इससे पहले ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है रिएक्शन टरबाइन और एक होता है इम्पल्स टरबाइन। देखो रिएक्शन टरबाइन को आप कैसे रखोगे, आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे। तो देखो प्रोपलार हो गया या कैपलान हो गया या फ्रांसिस हो गया। देखो ये दोनों होते हैं, ये जो दोनों होते हैं रिएक्शन टरबाइन होते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो रिएक्शन में आर आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखो इन दोनों में भी आर आ रहा है, प्रोपलार और फ्रांसिस। मतलब जहां पे आपको आर दिख जाएगा ना, वो कैसा बन जाएगा, रिएक्शन टरबाइन। जहां पे आर ना दिखे, या फेल्टन व्हील टरबाइन जिसे बोलते हो, वो कैसा रहेगा आपके पास, इंपल्स टरबाइन रहेगा। अब देखो तीनों में अंतर आपको याद रखना है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी बनेगा, आपको सारे पॉइंट आपको याद रखने ही है। आपसे बोल देगा भी कि टरबाइन के टाइप को समझाइए, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सारणी आपको लिख के आनी है। तो देखो मैं बात करूं भी, सबसे पहले केपलार की, प्रोपराल और फेल्टन। देखो इसका जो हेड होता है, मैंने बताया अभी, लो होता है, इसका मीडियम, इसका होता है हाई। 30 मीटर तक, 30 से 300 और 300 से 3000। स्पीड जो होती है 400 से 1000, 40 से 600 आरपीएम, ये होती 4 से 40। इसकी बात करो एफिशिएंसी 85 से 93, 85 से 90 इसकी होती है, और 90 से 95 इसकी एफिशिएंसी होती है। सारणी आपको याद रखनी है। बात करें डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज क्या होता है अभी, डिस्चार्ज इसमें होता है लार्ज, इसमें होता है मीडियम, इसमें होता है लो। याद रखना है तीनों का। यहाँ पे जो फ्लो होगा एक्सियल, रेडियल, और यहाँ पे होता है टेंजेंशियल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और पॉइंट है। इसमें जो ब्लेड होती है, इसमें जो ब्लेड होती है 3 से 6 होती है, 16 से 24 होती है, इसमें सबसे ज्यादा ब्लेड होती है। ये आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट, तीनों टरबाइन के बारे में आपको याद रखना है, और ये इनके डायग्राम आपको बनाने हैं, ये आपको याद रखने हैं। आ सकते हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, केपलार का बनाना है, और ये आपके पास फ्रांसिस का हो गया, ये हो गया आपके पास फेल्टन व्हील टरबाइन का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिकल वालों के लिए, लेकिन हमारे में भी आ सकता है, अभी दे रखा है तो आपको सारणी तो याद रखनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो मैंने अभी अभी आपको सारणी करवाई, वो तो आपको याद करके ही जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। अगर देखो मैं इन डायग्राम को बनाने में चला जाऊंगा, तो आपकी जो क्लास है लगभग 4 से 5 घंटे में कंप्लीट होगी। उसको रिवीजन नहीं बोलते, उसको कंप्लीट कोर्स बोलते हैं। मुझे आपको इतना करवाना है कि आपको अच्छे नंबर आ जाए, आपके आसानी से पास हो जाओ। जिन भी स्टूडेंट को अच्छे नंबर चाहिए भाई, वो सभी इन डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर ले। आपको हो सकता है ये सारणी अब की बार देखने को मिल जाए। तो हमारे पास अभी तक 2 चैप्टर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम करने वाले हैं 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ पावर प्लांट। उससे पहले भी आपको क्या करना है, आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहाँ से। स्पीड ऑफ टरबाइन, तो NS इक्वल टू होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड होती है आपकी। जो स्पीड होगी टरबाइन की, वो होगी n√PT अपॉन में h की पावर 1.25 आरपीएम। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि WQHN मल्टीप्लाई 0.735 अपॉन में 75, मतलब क्या है, आउटपुट जो पावर होगी, ये वाला आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है।
ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसी को जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा आउटपुट पावर का 9.81 गुना 10 की पावर माइनस का 3 WQHN, जहां पे W होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। आपसे इनका भी यूनिट पूछ सकता है, ठीक है, तो इनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। तो डब्ल्यू होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की केजी पर मीटर क्यूबिक, एच होता है यहाँ पे हेड, और एन होती है यहाँ पे एफिशिएंसी। क्या होती है? एफ होती है एफिशिएंसी, और क्यू होता है डिस्चार्ज, जिसका आपको ये वाला यूनिट याद रखनी है भी, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, मीटर क्यूबिक पर सेकंड आपके पास यूनिट रहने वाली है इसकी। अब बात करते हैं हम अब हमारे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें हम सभी, मैं आपको भी 6 से 7 फॉर्मूले करवाने वाला हूं, 2 या 3 में ग्राफ आपको करवाने वाला हूं। लगभग आपको 15 से 20 नंबर में वो देखने को मिलेंगे। आपको बस ओनली करना क्या है, उन फॉर्मूलों को बार बार रिवीजन करना है, 2 से 3 बार उनको सभी चीजों को पढ़ना है, आपको सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सब हम पॉइंट देखते हैं टाइप ऑफ लोड। देखो, टाइप ऑफ लोड से मेरा मतलब ये है कि हमारे जो आसपास जितने भी लोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लोड की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक लोड या रेजिडेंशियल लोड, मतलब घर में जो हम उपयोग करते हैं। घर में आप क्या क्या उपयोग करते हो? एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका लाइट हो गया, पंखा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? डोमेस्टिक के अंतर्गत आता है। सेकंड जो लोड है वो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल में क्या होता है? अभी मशीनें वगैरह होती है, वो सब किस में आती है? इंडस्ट्रियल में आती है। आपके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए या फिर मॉल हो गए, ये सब किस में आते हैं? अभी कमर्शियल के अंतर्गत आते हैं। म्युनिसिपल का मतलब क्या होता है? देखो, आपके घरों के बाहर जैसे गली वगैरह में लाइटिंग जो लगी होती है पोल्स पे, वो सब किस में आते हैं? म्युनिसिपल में आते हैं, नगरीय लोड में आती है। ट्रैक्शन, भाई ट्रेन के अंतर्गत जो सप्लाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन लोड बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत देखो, आप अलग से कनेक्शन लेके आते हो तो वहां पे हमें जो सप्लाई की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन लोड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको लोड याद रखने हैं, इनके बारे में आपको लिख के आना है। अब हम बात करते हैं भी लोड कर्व, जहां से आपके पिछले साल ही शायद 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोड कर्व क्या होता है। तो याद रखना, पावर डिमांड व समय के मध्य बनाए गए ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? लोड कर्व बोलते हैं। देखो, यहाँ पे जो पावर डिमांड होगी वो किलोवाट में रहेगी, और यहाँ पे जो समय रहेगा वो रहेगा हावर में। किस में रहेगा? हावर में। तो देखिए, पिछले साल आपका पूछा गया था भी कि कालक्रमिक भार वक्र किसे कहते हैं, कोरोलॉजिकल लोड कर्व किसे बोलते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि देखिए, पूरे दिन में होने वाले लोड में परिवर्तन को ही काल क्रमिक भार वक्र कहते हैं, कोरोलॉजिकल लोड कर्व कहते हैं। कैसे याद रखोगे? काल का मतलब है समय, और क्रमिक मतलब होता है धीरे धीरे भी, पूरे दिन में। तो याद रखना है, पूरे दिन में होने वाले लोड में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? काल क्रमिक भार वक्र बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, पूरे दिन का आपका लोड भाई बराबर नहीं रहता, कभी कम, कभी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। कभी क्या होता है, आपने जैसे सुबह सुबह आपने क्या किया, पंखे वगैरह ऑन कर दिए, ठीक है, लेकिन दिन में क्या होता है, हमें एसी चाहिए, शाम को क्या चाहिए भी, फिर थोड़ी बहुत कूलर वगैरह आप ऑन कर देते हो, फिर एसी आपको चाहिए। तो लोड आपका क्या होता है? बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। रात में हमें लाइटिंग चाहिए, दिन में लाइटिंग नहीं चाहिए, तो लोड आपका क्या रहता है? चेंज होता हुआ रहता है। ये अलग 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 होता है, सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में ज्यादा डिमांड की हमें आवश्यकता होगी। तो ये ग्राफ देखो कैसे बनेगा। देखो, ये वाला ग्राफ आपको बना के आना है पेपर में जब भी आ जाए कि कालक्रमिक भार वक्र क्या कहते, किसे कहते हैं। तो देखिए, आप क्या करोगे? देखो, मैंने क्या बोला भी, मान लेते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया, इस समय के मध्य ये इधर मैंने टाइम को दर्शाया है, इधर मैंने डिमांड को दर्शाया किलोवाट में। किस में दर्शाया है? किलोवाट में। देखिए, सबसे पहले बोल रहा हूँ अभी कि मान लेते हैं 12 से 4 बजे के बीच में हम भाई सोए हुए रहते हैं, थोड़ा बहुत आपका लोड चलता रहता है। तो मैंने बोला 40 किलोवाट। कितना है? 40 किलोवाट आपके लोड की डिमांड है। हुआ क्या भाई, ये 4 बजे के बाद गाँव में लोग जग जाते हैं भी, तो जैसे जगह काम वगैरह करेंगे, आप लाइटिंग वगैरह वो यूज करोगे, पंखे वगैरह थोड़े बहुत आपके ऑन हो जाएंगे, तो आपका लोड बढ़ा, उसे क्या बोल दिया? 60 किलोवाट तक मैंने पहुंचा दिया। उसके बाद क्या होगा? 8 से 12 बजे के बीच में आप आपके घर के काम में व्यस्त रहते हो, छोटे मोटे काम करते हो, नहाना धोना वगैरह, तो उस समय क्या रहेगा? आपका लोड क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा। फिर क्या होगा? 12 बजे तक लोग थक जाते हैं, अभी अब क्या करते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, तो वहां पे आपका लोड बढ़ेगा आराम करने के लिए। उसके बाद देखो, 4 से 8 बजे के बीच में महिलाएं क्या देखती? नाटक देखती हैं। नाटक देखती है, तो सारी टीवी क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। जैसे टीवी ऑन होंगी तो आपका लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ा, उसको मैंने बोल दिया 80 किलोवाट। तो देखिए, आपका पूरे दिन में देखो लोड बढ़ रहा है। फिर 8 बजे बाद क्या हो? खाना वाना बनाना होता है उनको,
वैसे भाई होता नहीं है, वो खाना पहले बना लेती है ना? तो क्योंकि नाटक देखना होता है भी सभी को, ठीक है? तो लेकिन होता क्या है कि भई मान लेते हैं उन्होंने भी सारे काम कर लिए, नाटक वगैरह देख लिए, उसके बाद खाना-वाना बनाना होता है, टीवी वगैरह क्या हो जाएँगी, बंद हो जाएँगी, उसके बाद लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 से 12 बजे के बाद आपका लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए, आपके पास देखो सुबह रात के 12 से देखो रात के 12 से और रात के 12 बजे तक, सुबह के 12 से और देखो 12 बजे से 12 बजे तक का अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ, अभी 24 घंटों का देख रहा हूँ पूरे का। जहाँ से मैंने रात की बात की थी, एक रात को उठा उससे और अगली रात के मैंने क्या देखा अभी 24 घंटों का ग्राफ देखा, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। तो देखो आपका पूरे दिन में लोड क्या होता है, चेंज होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, काल क्रमिक भार वक्र कहते हैं। तो ये वाला ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बना के आना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले ग्राफ की, जिसको हम बोलेंगे भी लोड ड्यूरेशन कर्व। देखो जो लोड ड्यूरेशन कर्व जो होता है ना भी, उसमें क्या करते हैं, हमारा जो कालक्रमिक भार वक्र आया था सबसे ज्यादा क्या था 80 किलोवाट, फिर क्या था 60, फिर क्या था 40, फिर क्या था भी हमारे पास 20, फिर 10, ऐसे ग्राफ था। मतलब क्या है, हमें जो कालक्रमिक भार वक्र को घटते हुए क्रम में ही दर्शाना, घटते हुए क्रम में ही दर्शाना ही क्या बोलते हैं, हमें लोड ड्यूरेशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व बोलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो आपको ये सारा करके आना है। देखो वही लिखा हुआ है कि कालक्रमिक भार वक्र वह होता है जो कालक्रमिक भार वक्र के घटते हुए डेटा को दर्शाना ही क्या कहलाता है, लोड ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। तो दोनों कर्व ही आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो अगले ग्राफ की तरफ पहुंच रहे हैं हम, एनर्जी लोड कर्व। मतलब क्या है, एनर्जी व लोड के मध्य अगर खींचा जाए ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका भी। ये वाला ग्राफ भी आपको याद रख के जाना है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कालक्रमिक भार वक्र और लोड ड्यूरेशन कर्व आपको दोनों याद करके जाने हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं आपको फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग आपके यहाँ से 8 या 10 नंबर के फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो सभी फॉर्मूले आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल आपके नहीं पूछे जाते, अभी तक नहीं पूछा गया, अभी आपको ओनली फॉर्मूले ही याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास है वो है कनेक्टेड लोड। कैसा लोड है, कनेक्टेड लोड। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जो भी आपका लोड कनेक्टेड रहता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट कनेक्टेड रहते हैं उसे बोलते हैं कनेक्टेड लोड। इसके बाद देखते हैं भी कनेक्टेड लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, आपसे पूछे जाएगा भी कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो आपको याद रखना है एवरेज इनपुट पावर व कनेक्टेड लोड। क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लोड फैक्टर की अगर हम बात करें तो एवरेज इनपुट पावर अपॉन में कनेक्टेड लोड। देखो इससे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो कनेक्टेड लोड फैक्टर आपके भाई अभी तक नहीं पूछा गया, आपके में ओनली पूछा जाएगा लोड फैक्टर। क्या पूछा जाएगा, लोड फैक्टर। ठीक है, तो बात करते हैं भी उससे पहले हम मैक्सिमम डिमांड की। लेकिन हमें देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला याद रखने हैं। कनेक्टेड लोड फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, या फिर ये वाला फॉर्मूला आपके पास मिल सकता है कि लोड फैक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिमांड फैक्टर से। वही क्या बन जाएगा आपके पास, कनेक्टेड लोड फैक्टर। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कनेक्टेड लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज इनपुट पावर अपॉन कनेक्टेड लोड। और कनेक्टेड लोड फैक्टर का ही फॉर्मूला एक और है, लोड फैक्टर मल्टीप्लाई में डिमांड फैक्टर। अभी लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर क्या होता है आगे हम सारी बात करते हैं। एक होती है मैक्सिमम डिमांड। देखो मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या होता है, ये देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, तो ये अधिकतम कितने वाट तक जा रहा है, तो आप बोलो सर 40 वाट तक जा रहा है। अधिकतम कितने तक जा रहा है, 40 तक। इसे ही हम क्या बोलते हैं भी, इसे ही बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड। आगे बढ़े, हम बात करते हैं डिमांड फैक्टर। तो देखो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड आपका डिमांड फैक्टर रहता है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जितने भी फैक्टर होते हैं सारे क्या होते हैं, एक से कम होते हैं। लेकिन एक फैक्टर ऐसा आएगा जो एक से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अभी मैं उसकी बारे में बातें करने वाला हूँ। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। ये क्या रहता है हमारे पास, डिमांड फैक्टर। एक होता है एवरेज लोड। क्या होता है, एवरेज लोड। बात करते हैं एवरेज लोड क्या होता है, डेली एवरेज लोड की बात करूं तो एक दिन में, एक सेकंड रुक जाओ अभी। हाँ, ठीक है, तो हाँ, एक दिन में कितनी आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, कितने का भाग दे दो 24 का, तो ये हो जाएगा डेली एवरेज लोड। मंथली की अगर मैं बात करूं तो मंथली में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। हमने मंथली में देखो कितने दिन होते हैं अभी, 30 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 को तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से। अब बात करते हैं ईयरली। तो देखो ईयरली एवरेज लोड ये होता है ईयरली एनर्जी, रियली ईयरली जनरेटेड किलोवाट आवर। देखो 24, 30 और 12, मतलब क्या है, देखो 12 महीने होते हैं।
12 महीने में, 1 महीने में कितने दिन भी? 30 दिन। और 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो ये सारे प्रोसेस हमें लिख के आनी है। ईयरली एवरेज लोड कर्व का आपको फॉर्मूला याद रखना है। लोड कर्व नहीं है, ईयरली एवरेज लोड। ये जब हमें न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां आवश्यकता होती है इनकी, इन सभी चीजों की, इसलिए मैंने आपको लिखवा रखे हैं सारे पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो मंथली वाले में क्या आ जाएगा? मंथली जनरेटेड किलोवाट। 24 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 30 से। अब ईयर में 12 महीने होते हैं, 30, एक महीना 30 दिन का, 30 दिन का लेके चलना है। और एक महीने में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 40। तो इस 40 वो 40 नहीं, 24 से हमने क्या कर दिया? इसे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 गुना 30 गुना और 12। ठीक है। अब बात करते हैं भी लोड फैक्टर। तो देखो इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर में आने वाला लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक से दो बार आप याद करोगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बात करें लोड फैक्टर का मान हमेशा क्या रहेगा? एक से कम रहेगा। ये रहा भी डाइवर्सिटी फैक्टर, जो आता ही आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला देखो, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कॉन्सिडेंट मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल स्टेशन। मतलब क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है? अचानक, अचानक से क्या आ जाए? मैक्सिमम डिमांड आ जाए किसमें? पूरे स्टेशन में। एक चीज याद रखना, कुछ आए ना आए, आप पेपर में देखना भी कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान आपका हमेशा क्या रहेगा? एक से ज्यादा रहेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर का मान हमेशा एक से क्या रहता है? ज्यादा। तो याद रखना डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। इसका फॉर्मूला भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है। इसके बाद देखो हम सारी बात कर ली भाई, ये सारे पॉइंट हमारे पास हो गए। इसके बाद देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो आपको याद रखना है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एवरेज डिमांड अपॉन में रेटेड कैपेसिटी फैक्टर। रेटेड कैपेसिटी क्या होती है? रेटेड कैपेसिटी। देखो लोड, वो अभी मैंने फर्स्ट वाले में क्या करवाया था? अभी लोड कैपेसिटी फैक्टर अलग होता है और लोड फैक्टर अलग होता है। याद रखना दोनों में अंतर होता है, आपको याद रखना है सारी बातें। ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एवरेज डिमांड अपॉन में रेटेड कैपेसिटी। इसको काट देना भाई, फैक्टर नहीं है, ओनली क्या रहेगी? रेटेड कैपेसिटी। क्या रहेगी? रेटेड कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्लांट की कैपेसिटी माइनस का मैक्सिमम डिमांड। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ से आप इस फैक्टर को काट देना भी, फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे। एवरेज डिमांड अपॉन में रेटेड कैपेसिटी, इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्लांट कैपेसिटी माइनस का मैक्सिमम डिमांड। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको करवा दिए। इसी का एक और फॉर्मूला भी होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का लोड फैक्टर मल्टीप्लाई में प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए भी। आपके न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, आपके में किसी प्रकार के कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। लगभग आपके मैंने 7 से 8 फ़ॉर्मूले करवाए हैं भी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन फ़ॉर्मूलों को ज़रूर पढ़ के जाएँ। आप इनको बार से 2 बार याद करोगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो देखिए भई मैंने पूरा जनरेशन लगभग 1 से डेढ़ घंटे में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आप सभी को करना क्या है, इस वाली क्लास को आपको 1 से 2 बार कान में लीड लगा के सुनना है बस। आप अगर सुन भी लोगे ना, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। यहाँ से अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो आपको करना क्या है, जैसे थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सभी के आपको लेआउट, जो मैंने डायग्राम बनाए, सभी के लेआउट, उनके लगाने के लिए स्थान का चुनाव, और आपको ये फैक्टर पढ़ के जाने हैं, जो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं। इनके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है। आपको अगर इन आपने अगर इनको भी पढ़ लिया ना भाई, मैं इतना कह रहा हूँ, आपके 40 से 50 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और कुछ है भी नहीं, आपको लेआउट याद करना है तीनों का, तीनों के बारे में, इनके जो लगाने के लिए हमें क्या-क्या स्थान की चुनाव करने के लिए क्या-क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, मैंने सारे आपको लिखवा दिए। अब आपको इसमें से लगभग 7 से 8 नंबर का तो यही मिल जाएगा अभी, ये फैक्टर मैंने जो लिखवाए हैं, जितने 7 से 8 फैक्टर आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो ये देखिए भी मैंने पूरा जनरेशन आपको कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ अभी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो जिन भी स्टूडेंट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो कनेक्ट है, लगभग जो स्टूडेंट कनेक्ट नहीं है, इन नंबरों पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, 789137
5962। आप अपनी ब्रांच का नाम, अपना नाम, अपनी कॉलेज का नाम लिख के मेरे पास भेज सकते हो। मैं आपको ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा अभी। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको वहाँ पे ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको भविष्य में जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह, क्लास वगैरह सभी का नोटिफ़िकेशन वहीं पे पता लगता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी। आपका बस मैं इतना कह रहा हूँ, भई आप करना क्या है, इसको 1 से 2 बार आपको अच्छे से सुनना है, लेआउट वगैरह इनके बना-बना के प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास 2 से 3 दिन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इन सभी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ भी आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी को थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी ज़िम्मेदारी कंप्लीट की है, अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इनको बार-बार रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो और इसको अच्छे से करके आओ। मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी का पेपर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप सबसे ज़्यादा जानने वाले हो। ठीक है? बस आपको ऐसा लिख के आना है वहाँ पे। आपको कॉन्फिडेंस पूरा होके जाना है, ऐसा डर के नहीं जाना। बस आपको करना क्या है, 1 से 2 बार इनको रिवीजन करना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट में कोई डाउट आता है, किसी का प्रकार का कोई डर लगता है कि सर मेरे को कैसे पास हों, तो भई मेरे पास मैंने आपको एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिए, आप सभी समस्याओं को मेरे को बता सकते हो। तो मिलते हैं भी अगली ही क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं आपका जो 3002 है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका कंप्लीट रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ। तो आप सभी इस चैनल को जुड़ सकते हो। बस आपको करना क्या, अगर आपको लगता है मैंने अगर इसमें थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, थोड़ा बहुत इससे आपको बेनिफिट होता है, तो आप क्या करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना है। मेरा एक ही एम है भी, किसी भी स्टूडेंट को बैक लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि बैक लगती है तो आपके 6 महीने बर्बाद होते हैं और आपकी फीस भी क्या होती है, बर्बाद होती है। ठीक है? तो मिलते हैं भी आप सभी को अगली वाली क्लास में। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को जय हिंद भी, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को एग्ज़ाम आप सभी का अच्छा होगा भी।